Good evening, friends. Today we are going to learn about the first chapter in the new syllabus for 12th standard, that is Introduction of Partnership and Partnership Final Accounts. यहाँ पे आप देखोगे कि पार्टनरशिप जो रूल है वो क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, वाई द पार्टनरशिप डीड इज़ फॉर्म, वो सारा मैं आपको बताऊंगा आज चैप्टर नंबर 1 में. द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ इट्स लिमिटेशन सच एज, जैसे हम लोग ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप जो लास्ट ईयर हम लोग ने देखा था, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा. ये सब प्रॉब्लम की वजह से अकेला एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, एक्सपांड करना चाहता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. इसी की वजह से हैंस अ न्यू बिजनेस is to be set up on a scale which is need more capital and involve more risk. टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ बिजनेस को रन करते हैं, दे एग्री टू शेयर कैपिटल, मैनेजमेंट, रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. सच म्यूचुअल रिलेशन बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अमोंग द दिस पर्सन इज टर्म एज पार्टनरशिप. तो यहाँ जो लोगों के बीच में, जो दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलके ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप. जो मैं यहाँ पे थोड़ा आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ को आप देख सकते हो यहाँ पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बता रहा हूँ मैं. दिस इज़ अ हाईलाइटर्स जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा है. कलेक्टिवली एज द फर्म, और जो एक साथ उनके बीच में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्म. द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल्स को पार्टनर्स, और उनके बीच में जो बिजनेस एग्रीमेंट बनता है उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप यहाँ पे डेफिनेशन और मीनिंग लिखा है. पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, जहाँ दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं और एक बिजनेस कैरी करते हैं. टुगेदर कैरी अ बिजनेस विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉस. उनका व्यू क्या है, यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दे आर रेडी टू शेयर विद देम. जो यहाँ पे वो लोग खुद शेयर करना चाहते हैं, तब उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं. एज पर द डेफिनेशन, यहाँ देखो दो डेफिनेशन आपको दिए हुए हैं, आपको जो इजी लगे आप पढ़ सकते हैं, बट एज पर मी मैं आपको बता रहा हूँ. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसके सेक्शन 4 में डेफिनेशन लिखा है पार्टनरशिप फर्म का. इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, यहाँ पे जो पर्सन है, जो पार्टनर है, उनके बीच में एक रिलेशन सेट होता है. who agree to share profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. जहाँ पे जो बिजनेस वो लोग रन कर रहे हैं उनको जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो शेयर करने के लिए रेडी हो रहा है, एग्री कर रहा है. जो बिजनेस शायद वो सब मिलके चलाएंगे या तो कोई भी एक पर्सन बाकी के पर्सन्स के बिहाफ में भी वो बिजनेस रन कर सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर्स. आगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना है. पहला है एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. इट कुड बी रिटन और ओरल. जो यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो दो टाइप का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. बट अगर मैं बात करूँ हमारे महाराष्ट्र स्टेट में, तो यहाँ वो कंपलसरी हो चुका है. तो यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करोगे, रन करोगे, तो यू हैव टू बी कंपल्सरी भी रजिस्टर्ड, आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा. तो रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रिफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज एज अ प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ. सच एज रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. नॉर्मली क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा बहुत बार पार्टनरशिप फर्म फेल होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, तब वो मामला कोर्ट में जाता है, प्रॉब्लम होता है कि ये एसेट्स किसका है. तब अगर ओरल होगा ना तो बहुत डिफिकल्ट होती है उसको सेटल करने को, क्लेम को. वही अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट सब कुछ डिफाइन किया होगा, कितना शेयर होगा, असेट्स का, एवरीथिंग. तो ड्यू टू दिस वहाँ पे एग्रीमेंट जितना रिटर्न होगा ना, दैट इज़ वेरी गुड फॉर पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी वो प्रूफ के तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा. नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर. अब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, वो अगर बात करूं तो मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म. एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने को कम से कम 2 पार्टनर चाहिए और
ज़्यादा से ज़्यादा कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, जो अमेंड हुआ है 2014 में, 2014 से वो लागू हो चुका है। तो आज मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो, और सबसे ज़्यादा अगर बोले तो 50 पार्टनर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। दूसरा बोला है लॉफुल बिजनेस, बिजनेस अंडरटेक बाय अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी लॉफुल, जो बिजनेस वो लोग यहाँ कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब वो एज पर द लॉ ऑफ स्टेट वो एप्लीकेबल होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट, मतलब जो स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो उसके जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप उस स्टेट के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, आप इनलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इनलीगल बिजनेस, आपके पार्टनरशिप फर्म के जो डेफिनेशन है उसमें भी कहीं पे भी इनलीगल बिजनेस को परमिशन नहीं दिया गया। यानी अगर मैं बात करूँ गुजरात स्टेट की, तो गुजरात में आप जब जाओगे तो वहाँ आपको पता होगा वो ड्राई स्टेट बोला जाता है, वहाँ आपको लिक्वर बिजनेस अलाउड नहीं है। तो अगर वहाँ आप जाके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करोगे और लिक्वर बिजनेस करोगे तो वहाँ वो अलाउड नहीं होता। लेकिन वही बात करूँ मैं महाराष्ट्र स्टेट की, तो यहाँ आपको परमिशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट में आप अपना बिजनेस कर रहे हो इट शुड बी ए लॉफुल बिजनेस इन दैट स्टेट, तो आप उसको स्टेट के रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म कभी भी स्टार्ट होता है तो पार्टनर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट कमाना है। तो वट एवर द प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो लोग वहाँ पे अपने रेशियो में शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट, याद रखना है मेरी बात, अगर एग्रीमेंट में कहीं पे भी रेशियो डिफाइन नहीं किया गया है, यानी पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दैट, जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी कहीं कहीं पे आएगा ये चीज़, आप याद रखना। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी वो चीज़ याद रखना कि पार्टनरशिप डीड में अगर कहीं पे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं गया लिखा गया है तो पार्टनरशिप डीड आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड में अगर रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो यू शुड बी वेरी मच नो अबाउट इट कि पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट का रेशियो अगर नहीं दिया है इट इज़ ऑलवेज 1:1 इक्वल होगा सबके बीच में। तो क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, फाइनल अकाउंट के जो भी क्वेश्चन है अगर वहाँ पे रेशियो नहीं दिया, एडमिशन है, रिटायरमेंट, कहीं पे भी पार्टनर्स के रेशियो नहीं दिए तो आपको इक्वल रेशियो ही कंसिडर करना है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो पार्टनर्स की लायबिलिटी जो यहाँ पे है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। यानी कि द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज पार्टनर आर लायबल टिल द लास्ट रुपीस इन दिस पॉकेट। यानी कि अगर कल बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम होता है, लिक्विडेट होता है और बिजनेस बंद करना पड़ता है तो बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज है वो पार्टनर्स को भी पे करना पड़ेगा। इफ़ असेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे द लायबिलिटी, अगर बिजनेस की असेट्स से वो लायबिलिटी पे नहीं हो सकती तब तब देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन बी यूज, तब बिजनेस का प्रॉपर्टी तो बेचा जाएगा ही, बट पार्टनर का खुद का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा वो भी बेच के उसमें से पैसा पे करना पड़ेगा। और ये भी बात याद रखना, इफ एनी वन ऑफ पार्टनर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अगर 3 पार्टनर है ए बी सी और अगर ए पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका भी लायबिलिटी जो होगा ए पार्टनर का, बिजनेस का लायबिलिटी, उसका हिस्सा भी सॉल्वेंट पार्टनर को उठाना पड़ेगा। जो आपको डिसोल्यूशन चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 उसके अंदर एक मेथड है इंसॉल्वेंसी, उसमें मैं करवाऊंगा आपको जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब। नेक्स्ट आपको जो बोला है वो है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन क्या है, तो रजिस्ट्रेशन जो आपको यहाँ बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन दैट इज, यहाँ बोला है कि रजिस्ट्रेशन क्या है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005, जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया था कि महाराष्ट्र में 2005 से ये एक्ट बन चुका है कि यहाँ पे अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। लेकिन एज पर द आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 की मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, इट मीन्स अ फर्म मे और मे नॉट रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा लिखा गया है कि रजिस्टर्ड करवाना या नहीं करवाना ऑप्शनल है, यानी वो डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर।
पार्टनर्स के ऊपर उनको रजिस्टर करना या नहीं करना। लेकिन वही बिजनेस आप पार्टनरशिप फॉर्म अगर महाराष्ट्र में करो तो यहाँ कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मियरली सेटिस्फाइड एग्जिस्टेंस। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपका फर्म एग्जिस्ट करता है, उसको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्टर। आपके जो रजिस्ट्रार होते हैं हर एक स्टेट के, वो रजिस्ट्रार के बुक में आपका पार्टनरशिप फर्म का नाम आता है, रजिस्टर हो जाता है, तो वो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो किसी भी एक पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी सभी पार्टनर की है, यानी जॉइंट ओनरशिप है। तो कोई भी एक पार्टनर उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के जैसे यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग ड्राइंग कंसिडर करेंगे। ऑल पार्टनर है वो इक्वल राइट इन मैनेजिंग द फर्म। मैनेजमेंट भी जो बिजनेस का है वो कोई भी एक अपने हिसाब से नहीं कर सकता, उनको बाकी पार्टनर को कंसेंट करना पड़ता है। सो ऑल पार्टनर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फर्म ऑल्सो, यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों यहाँ पे जॉइंट है, यानी कोई भी एक सिंगल पार्टनर कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरा है प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ एज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहाँ आपको ड्यूल रोल पे करना है। ड्यूल रोल मतलब आपको दो काम करने हैं, एज अ प्रिंसिपल ऑल्सो एंड एज अ एजेंट ऑल्सो। जब आप किसी थर्ड पार्टी के साथ मतलब कि आउटसाइडर के साथ आप जब डील कर रहे हो, आउटसाइडर के साथ आप जब बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात कर रहे हो, तब आपको एज अ प्रिंसिपल का रोल मतलब आप बिजनेस के मालिक है ऐसे आपको उसके साथ डील करना है। तो वहाँ लिखा है अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद द आउटसाइडर, यानी बाहर का कोई पर्सन है तो उसके साथ हम लोग एज अ आउटसाइडर के साथ हम लोग एज अ प्रिंसिपल ओनर के जैसे आप डील करोगे। विथ द अदर पार्टनर ही कैन एक्ट एज एन, जब बाकी के पार्टनर के साथ आप डील करोगे तब आप उसके एज अ बिजनेस के एजेंट के जैसे आपको डील करना है, बिकॉज बाकी के पार्टनर भी आपके जैसे ही, तो वहाँ आपको ओनर के जैसे डील नहीं करना है। तो यहाँ आपको ड्यूल रोल प्ले करना है, प्रिंसिपल ऑल्सो एंड एजेंट ऑल्सो। एंड लास्ट आपको दिया है डेजोल्यूशन, जो आपका लास्ट फीचर है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। इफ पार्टनर wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice। यानी पार्टनर्स अगर चाहता है तो पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकता है। तो तब जो पार्टनर चाहता है कि भाई मुझे बिजनेस बंद करना है, उसको बाकी के पार्टनर को 14 दिन का यानी कि 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, और तभी ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकता है। दूसरा कंपलसरी क्लॉज क्या है, द फर्म कैन बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर इज डाइज और रिटायर, बिकम इंसॉल्वेंट और इंसेंट। अगर पार्टनर्स में कोई पार्टनर डाइस हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तभी भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है। एज वेल एज जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जो मैंने बोला डिसोल्यूशन में कंडीशन ही है वो। इंसेंट अगर कोई पार्टनर फिजिकली या बोलते हैं ना मेंटली डिसेबल हो जाता है, दैट इज इंसेन हो जाता है, तब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है। उसके बाद के पेज पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको दिया है वो पार्टनरशिप डीड का एक एग्रीमेंट का फोटोकॉपी दिया हुआ है, विच इज़ आप पढ़ सकते हो, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अब आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर में, जो आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम लगेंगे, वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको याद रखना है। जो सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 17 के बीच में लिखे गए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जो मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, आप डिटेल में समझ लेना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, किसी पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछना, मैं वापस बता दूंगा। इफ़ अ पार्टनरशिप, देखो वहाँ लिखा है सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, जो हम लोग ने आगे भी देखा था। इफ अ पार्टनरशिप इट इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, देन द प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन इक्वल। जब पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कुछ भी नहीं है, तब पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में रेशियो जो होगा वो होगा इक्वल, वो आपको याद रखना है। दूसरा कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। As per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of drawing is not given, then the average of 6 months interest is charged on drawing। तो आपको यहाँ पे ये क्या रूल है कि बहुत बार क्या होता है, बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया रहता है और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%।
अब परसेंटेज दे दिए तो आपको परसेंटेज निकालना, तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरे साल का ड्राइंग निकाल लेते, तो ड्राइंग का डेट आपको चेक करना है। ट्रायल बैलेंस में लिखा है, अगर ड्राइंग का डेट है तो आप वो डेट से ईयर के एंड तक के महीने काउंट करो, उतने महीने का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ड्राइंग का डेट नहीं दिया कि ड्राइंग कब किया गया, तो आपको ये रूल याद रखना है कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो 6 मंथ के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, 6 मंथ के हिसाब से, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है ट्रायल बैलेंस में या फिर क्वेश्चन में तब। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ अ पार्टनर्स प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू अ बिजनेस एज अ लोन, अगर कभी क्या होता है कि कभी बिजनेस के कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो कोई एक पार्टनर अगर कैपिटल से ज़्यादा पैसे बिजनेस को एज अ लोन देता है तब उसको कहते हैं पार्टनर्स लोन। अब उसके लिए भी पार्टनरशिप फॉर्म में रूल है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन देन 6% पर एनम इस इंटरेस्ट इज अलाउड। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन दिया है और नीचे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो आपको याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट आपको खुद ही समझना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स की लोन के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा और वो होगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो वो आपको याद रखना है कि अगर वहाँ पे पार्टनर्स लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप फॉर्म के जो डीड है एग्रीमेंट है वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा नहीं है, यानी कि आपको मैं सिंपल हो तो आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मत करो, वहाँ क्लियरली लिखा है देन द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड करने की ज़रूरत नहीं है। दिया है तो ही चार्ज करो, अदरवाइज चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, no salary, commission, allowances or any other remuneration is given to the any partner for extra work done for the firm। यानी यहाँ क्लियरली बताया गया है कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस के लिए कोई एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो उसको अलग से कोई सैलरी, कमीशन या अलाउंसेस या रेम्यूनरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्टनर ही है बिजनेस का, तो जो भी प्रॉफिट है वो तो शेयर करने ही वाला है, तो उसको अलग से कोई प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका प्रॉफिट है उसको उसके रेशियो में मिलेगा ही। बट हावेवर इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड, लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसके बारे में लिखा गया है कि भाई पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसके लिए हम लोग उसको सैलरी देंगे, देन द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन और सैलरी एज पर द एग्रीमेंट। तब एग्रीमेंट के हिसाब से जो लिखा गया उसके हिसाब से उसको कमीशन या सैलरी देना पड़ेगा। यानी आपको देखना है क्वेश्चन में अगर लिखा है सैलरी टू पार्टनर तो आपको चार्ज करना है, कमीशन टू पार्टनर दिया तो आपको देना है, अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोविजन है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। यहाँ पे रूल ये है कि जब भी हम लोग को किसी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना है, तो जिसको हम लोग को चैप्टर ही आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो यहाँ किसी भी पार्टनर जैसे ABC 3 पार्टनर है और C अपने फ्रेंड D को भी पार्टनर्स के तौर पे लाना चाहता है, तो वो अपनी विल पे अपनी मर्जी से नहीं ला सकता है, उसको A और B को भी कंसेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ क्लियर लिखा है देखो, देन अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, वो कभी भी तीसरे पार्टनर को या आउटसाइडर को एडमिट नहीं कर सकता, उसको बाकी के पार्टनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको दिया है मेथड ऑफ कैपिटल, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में है कैपिटल अकाउंट। अब क्या है फिक्स कैपिटल मेथड वो मैं बताता हूँ आपको। In this method, amount of capital of partner remain the same at the end of the financial। यहाँ पे क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म फिक्स कैपिटल मेथड से बनाया जाता है तो पार्टनर्स पहले ही डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग जो कैपिटल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, यानी कैपिटल जो होगा वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से एंड होने तक, उसको कोई यूज़ नहीं करेगा। एंड
देर इज नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द कैपिटल ड्यूरिंग, इसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। व्हेन दिस मेथड इज अडोप्टेड, पार्टनर ओपन अ न्यू अकाउंट इन द नेम ऑफ पार्टनर्स करंट। तब क्या होगा कि बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स करना है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट सेपरेट बनाना पड़ता है। जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट है आर सॉल्व थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल के जो भी एडजस्टमेंट होगी वो सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट से हम लोग को करने पड़ेंगे। जैसे कि ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, कमीशन हुआ, ब्रोकरेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो हुआ, वो सब कैपिटल की जगह हम लोग करंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। अब जो आपको यहाँ परफॉर्मा दिया है वो आपको फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का परफॉर्मा दिया है, और दूसरा जो परफॉर्मा है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का परफॉर्मा है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों परफॉर्मा रीड करने से अच्छा है कि आप लोग एक ही परफॉर्मा रीड करो, दैट इज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ये वाला। ये जो परफॉर्मा है इसके अंदर ऊपर कैपिटल अकाउंट लिखा है, यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल और करंट अकाउंट स्लैश करके लिख सकते हैं। मतलब कैपिटल अकाउंट में भी सेम परफॉर्मा है और करंट अकाउंट में भी यही सेम परफॉर्मा लगेगा। तो ये परफॉर्मा हम लोग कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो यही रहेगा, फिक्स कैपिटल मेथड है तो ये परफॉर्मा हम लोग को करंट अकाउंट के लिए काम आएगा। तो सर देखो, पहले मैं डेबिट साइड बोल रहा हूँ। पहला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो दोनों साइड पे है। अगर डेबिट बैलेंस दिया है किसी पार्टनर का तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आपको क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट साइड ही होगा। कभी कभी डेबिट बैलेंस होता है जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तब। उसके बाद है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ें जो पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, तो ये दोनों बिजनेस के लिए हिसाब से अगर देखें तो ड्राइंग जो है पार्टनर्स का पर्सनल है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएगा। ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में ही जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, ये है आपका, इसके पहले जो हम लोग को पता होगा, आप लोग ने लास्ट ईयर जब किया है, तो ट्रेडिंग के बाद होगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपको बनाना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आएगा वो आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अगर लॉस आया तो यहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, इसके लिए वहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इन अ लॉस, राइट। और क्रेडिट साइड की अगर बात करूँ तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है पहला, उसके बाद है कैश, अगर कोई नया पार्टनर जो है बिजनेस में कैश ला रहा है तो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, अगर सैलरी है तो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन। और अगर प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट तो वहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर का शेयरिंग रेशियो में। और लास्ट में देखो बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड में लिखा गया है। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में ही, क्रेडिट साइड बड़ा होगा इसके लिए क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। तो आप देखोगे डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा होगा। तो इसी के लिए नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस में ही, डेबिट साइड में ही बैलेंस आएगा। इसके बाद आपको इस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो इसमें और तो कुछ है नहीं, 2-3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए परफॉर्मा जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसी के ऊपर है जो आपको यहाँ पे बताया गया है। जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चंस जो है वो बता देता हूँ विच कैन बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट, जो आपको थोड़ा इजी होगा जो समझने के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपको जो दिया है यहाँ पे आपको ये परफॉर्मा मैंने जो अभी बताया ये दिया हुआ है, बस इतना ही आपको करने की ज़रूरत है। बाकी ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये आपको फाइनल अकाउंट्स में चैप्टर में हम लोग वापस पढ़ने ही वाले हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू कैन बी गेट माई रिसेंट वीडियो एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। इसके बाद में चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, वो पूरा थियरी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद उसके जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है उसके भी वीडियो में अपलोड करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।